हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास पे हम लोगों ने क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत क्वालिटी गुरुज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने वाल्टर सेवार्ट और एडवर्ड्स डेमिंग के बारे में चर्चा की थी, और एडवर्ड्स डेमिंग की जो चर्चा थी वो हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो आज की क्लास में हम लोग एडवर्ड्स डेमिंग के बारे में जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम सी के प्रहलाद जो एक इंडियन क्वालिटी गुरु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवर्ड्स डेमिंग के बारे में चर्चा इतनी की थी कि एडवर्ड्स डेमिंग एक अमेरिकन मैनेजमेंट गुरु थे, और जो पोस्ट वॉर जापानीज इंडस्ट्रियल रिवाइवल के फादर के रूप में जाने जाते हैं, और वो अमेरिका से जापान आए थे जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु। और एडवर्ड्स डेमिंग के कंट्रीब्यूशन में हम लोगों ने 5 पॉइंट रखे थे। डेमिंग फिलॉसफी के बारे में बात की थी, डेमिंग 14 पॉइंट्स या 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी, डेमिंग 7 डेडली डिसीज ऑफ क्वालिटी के बारे में बात की थी, डेमिंग साइकिल के बारे में बात की थी, और एसपीसी यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में बात किया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग जो दूसरा पॉइंट है यानी डेमिंग 14 प्रिंसिपल या पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। डेमिंग फिलॉसफी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास पर चर्चा की, और उसमें हमने दो बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक उनका जो 85-15 रूल था, और एक उनका जो प्रोफाउंड सिस्टम ऑफ नॉलेज था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 सिद्धांतों को पढ़ा था। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, थ्योरी ऑफ वेरिएशन, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। तो चलिए अब उनके 14 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट्स हम बाद में लेंगे क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज की है। तो ये जो डेमिंग के 14 सिद्धांत हैं, ये मूल रूप से डेमिंग के कॉन्ट्रीब्यूशंस में कंसीडर किए जाते हैं। कि उनकी 14 जो बातें हैं मैनेजमेंट के रेफरेंस में, जरा हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला उन्होंने लिखा कि क्रिएट ए कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट। कहने का तात्पर्य है कि कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस मतलब उद्देश्य स्थिरता, टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट मतलब किसी भी उत्पाद या सेवा में सुधार हेतु उद्देश्य स्थिरता का निर्माण। किसी भी उत्पाद या सेवा में सुधार हेतु उद्देश्य स्थिरता का निर्माण। तो यहां पर वो क्या कहना चाहते हैं, चूंकि जब हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो इंप्रूवमेंट को लेकर के कोई एक विस्तृत कार्य योजना उस समय नहीं हुआ करती थी। गुणवत्ता को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में जो फोकस था वो था क्वांटिटी की तरफ। तो डेमिंग महोदय का पहला यहाँ पर एक बात समझ में जो आती है वो ये है कि इनका मानना था कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में या सर्विस में क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप उसमें सुधार हेतु एक दीर्घकालिक स्थायी योजना आपको लेकर के आनी होगी। जब तक आप सतत काम नहीं करेंगे, एक निश्चित और निर्धारित उद्देश्य नहीं बनाएंगे, आपके पर्पस नहीं फिक्स होंगे, तब तक आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। तो क्वालिटी हवा में नहीं आएगी। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको एक प्लान चाहिए, आपको एक कांस्टेंट पर्पस चाहिए, एक स्थिर उद्देश्य चाहिए, एक स्थायी उद्देश्य चाहिए, और उन्हीं स्थायी उद्देश्यों को लेकर के ही आप गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं। इसके एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात कहें कि जैसे मान लीजिए एक ट्यूटोरियल है या कोचिंग है, तो अगर वो अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहता है, या वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्वालिटी को या अपनी सर्विस को मेंटेन करना चाहता है, तो उसे एक रिटन प्लान प्रिपेयर करना होगा,
और उन रिटन प्लान के ही परिप्रेक्ष्य में अपनी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना होगा। अगर कोई संस्थान के पास कोई योजना नहीं है और वो जिगजैग तरीके से काम कर रहा है तो वो कभी भी अपने में सुधार या गुणवत्ता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ना ही वो कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शंस को या उनके नीड को फुलफिल कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। तो एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या बात आ रही है कि उत्पाद या सेवा में सुधार हेतु एक स्थायी उद्देश्य का या स्थायी उद्देश्यों का निर्माण। फिर दूसरा वो कहते हैं अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी। चूंकि 1920 तक की जो फिलॉसफी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के हम टेलरिज्म की बात करते हैं, तो जो टेलरिज्म था वो ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं देता था, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सर्वोपरि था। अगर हम टेलरिज्म की बात करें और उसके पहले के 1950 के पहले का अगर हम वर्क कल्चर देखें या उस समय का हम इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट देखते हैं तो वहां पर यही चीज समझ में निकल करके आती है कि इंसानों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, उन्हें एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था। तो यहाँ पर डेविंग महोदय ने कहा कि अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी, आप नए दर्शन को स्वीकार करें, ग्रहण करें। और नया दर्शन क्या है? नया दर्शन मानव का दर्शन है, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो नए दर्शन का निर्माण में चीजें जैसे पहले का दर्शन ये था कि जब कर्मचारियों से गलती हो जाए तो उन्हें डांटिए या उन्हें पनिश करिए। इनका कहना था कि आप उन्हें डांटिए नहीं बल्कि उनको मोटिवेट करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको उनके साथ अच्छे से पेश आइए, उनको डांटिए नहीं। तो पहली बात केंद्र बिंदु नए दर्शन का क्या था? इस समय नया दर्शन मानव केंद्रित बात कर रहा था, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की यहाँ पर बात हो रही थी, क्वालिटी को मेंटेन करने की बात हो रही थी, एरर्स को कम करने की बात हो रही थी क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया था और चीजों को ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही थी। तो वो एक तरीके का वहां पर नया दर्शन था। फिर था कंटिन्यूअस इंप्रूव ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस। तो इम्प्रूव ऑफ सिस्टम, जो भी हमारी उत्पादन की या सेवा की जो तंत्र है उसमें सतत सुधार किया जाए, निरंतर नए नए उसमें चीजें लाई जाएं। ऐसा नहीं कि एक बार एक सिस्टम या एक तंत्र बन गया है उसी से परंपरागत रूप से हम अपनी सेवाओं का संचालन करें या हम अपना उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करें। तो उत्पादन प्रक्रिया या सेवा प्रोवाइडेशन या सर्विस प्रोवाइडेशन के रेफरेंस में हमें कॉन्टिन्यूअस नए नए चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें उत्तरोत्तर नए नए सुधार करने चाहिए। फिर चौथा पॉइंट था कि सीज डिपेंडेंस ऑन मास इंस्पेक्शन, मतलब जन निरीक्षण निर्भरता पर रोक। यहाँ पर मास इंस्पेक्शंस की बात हो रही थी, चूंकि इस कालखंड तक की जो बात थी हमने कहा था ना कि वो क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही थी और क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा था वो इंस्पेक्शन पर था। इंस्पेक्शन क्या है? प्रोडक्ट के तैयार होने के पश्चात या फिनिश्ड गुड्स या फाइनल जब हमारी प्रोडक्ट या सर्विस रेडी हो जाती है तो उस समय जब एक टीम आती है और वो टीम उसका फिजिकल वेरिफिकेशंस करती है, उसकी टेस्टिंग या उसका मेजरमेंट करती है, उसको चेक करती है, तो उसको ही हम इंस्पेक्शन या निरीक्षण कहते थे। तो उनका कहना था कि सीज डिपेंडेंस ऑन मास इंस्पेक्शन, उनका कहना था कि किसी भी उत्पाद के जन निरीक्षण को जो है वो बंद किया जाए, जन निरीक्षण ना किया जाए। अब इसके मूल में उनका तर्क ये था कि जब कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट रेडी हो जाता है और उसके बाद में जब हम उसका मास इंस्पेक्शन कराते हैं तो मास इंस्पेक्शंस क्या करता है? मास इंस्पेक्शंस के द्वारा
कर्मचारियों को क्या किया जाता है, भाई अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो ठीक है, गलत है तो उनको डांट पड़ती थी, उनको पनिश किया जाता था, उनको डिमोरलाइज किया जाता था। तो उनका कहना था कि जो मास इंस्पेक्शन है, ये मास इंस्पेक्शन हेल्पफुल नहीं होता बल्कि हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि मास इंस्पेक्शन जो है वो कर्मचारियों को बड़ा दबाव में लेकर के आता है, उनको प्रेशराइज करता है। मास इंस्पेक्शन से जो है कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच एक खाई बढ़ती है, तो बहुत फ्री फील नहीं कर पाता कर्मचारी। इससे वो जो है ना चाहते हुए भी उससे बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इनका कहना था कि मास इंस्पेक्शन होना चाहिए, लेकिन मास इंस्पेक्शन किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शंस के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के रेफरेंस में होना चाहिए। निरीक्षण के द्वारा किसी भी उत्पाद या सेवा की स्वीकृति या अस्वीकृति पहले होती थी। इनका कहना था कि वो तंत्र यानी वो व्यवस्था बदलनी चाहिए। इंस्पेक्शन होने के लिए मास की तुलना में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए वहां पर, क्योंकि जब हम मास इंस्पेक्शंस की बात करते हैं तो मास इंस्पेक्शन में पूरी एक टीम जाती है इंस्पेक्शन करने, और उस जो टीम जाती है उनमें से बहुत सारे लोगों के बीच आपसी सहमत नहीं होती है। एक लोग कहते नहीं ये ठीक है, दूसरा कह रहा नहीं ये ठीक है, चौथा कह रहा नहीं ये औसत है। तो वो जो मास इंस्पेक्शन होता है उसमें पहली चीज तो सही तरीके से जो है वो मेजरमेंट हो नहीं पाता, सही तरीके से एग्जामिनेशन हो नहीं पाता, क्योंकि वहां पर जो इंस्पेक्शन टीम होती है उसके बीच ही आपस में बहुत मतभेद होते हैं। दूसरी बात, मास इंस्पेक्शन जो है वो एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस करती है, जिसके कारण कर्मचारियों को बहुत एक साइकोलॉजिकल प्रेशर फील होता है और उनके मन में एक सिस्टम के प्रति एक नकारात्मकता विकसित होती है। तो बहुत सारे ऐसे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इनका कहना था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंस्पेक्शन, जो मास इंस्पेक्शन सिस्टम है उसको सीज किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसको बंद किया जाए। फिर है इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, मतलब कार्य का संस्थान प्रशिक्षण। यहां पर इनका कहना था कि जो ट्रेनिंग है इज द इंटरनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, अर्थात जहां पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसी संस्थान में उनको समय समय पर उनके प्रोफेशन की एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, वर्कशॉप कराई जाए, सेमिनार कराए जाए, ताकि उनको प्रशिक्षण के लिए कहीं और ना जाना पड़े, जिससे कि संस्थान का जो कार्य लॉस है या जो उनका वर्क लॉस है वो ना हो। दूसरा, संस्थान के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो किसी भी प्रशिक्षण में ज्यादा सक्रिय सहभागिता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वहां के वो एनवायरनमेंट से परिचित होते हैं, उनके पास अपना ग्रुप्स होता है, और दूसरा उनके अनावश्यक आने जाने के व्यय से भी संस्थान की बचत होती है। तो इनका कहना है कि अगर किसी भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए या प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट के लिए या स्किल इंप्रूवमेंट के लिए चीजें होनी चाहिए समय समय पर, लेकिन वो चीजें संस्थान के अंदर ही आयोजित की जानी चाहिए। बाहर आयोजित करने से पहली चीज तो वो जो इवेंट है वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, दूसरा उस पे कर्मचारी उतना क्लोजली या बहुत उस पर इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होते। तो इंस्टीट्यूट ऑन द जॉब का मतलब है, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब का मतलब है कि संस्थान के अंदर कौशल विकास हेतु जो भी गतिविधियां आयोजित की जाए वो संस्थान के अंदर ही आयोजित की जाए, और क्यों आयोजित की जाए उसके उनके अपने तर्क थे। फिर इंस्टीट्यूट लीडरशिप, संस्थान नेतृत्व की बात में, नेतृत्व के बारे में उनका कहना था कि लीडरशिप इज द की एलिमेंट फॉर ट्यूकियम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो नेतृत्व की होती है। और यहाँ पर इनका कहना था कि कोई एक खास नेतृत्व के बारे में उन्होंने बात की कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप आप करें या डेमोक्रेटिक करें या लेज़र फेयर लीडरशिप करें। उनका कहना था कि अडॉप्ट न्यू एंड सुटेबल या मॉडर्न लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो उस समय के लिए उस परिस्थिति की अच्छी, योग्य और कुशल लीडरशिप प्रणालियां हैं, आप उनको ही अडॉप्ट करें। कोई एक परंपरागत, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप
ने बताया, यहाँ पर भी उन्होंने उसी की वकालत की, अर्थात समय काल के लिए जो सबसे उपयुक्त लीडरशिप अप्रोच हो उसी को आप अडॉप्ट करें। फिर ड्राई आउट फियर्स में उन्होंने कहा, यानी भय से मुक्ति, इनका कहना था कि संस्थान के अंदर कर्मचारी अपना 100% कब दे सकते हैं, जब वो संस्थान के अंदर एक मुक्त और एक स्वतंत्र वातावरण का अनुभव करेंगे। तो उनका कहना था कि क्रिएट फियर फ्री इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संस्थान के अंदर एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया जाए, क्योंकि जब भयमुक्त वातावरण होगा संस्थान के अंदर का तो सभी एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्वक, सभी एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ अपना 100% योगदान करेंगे। अगर कर्मचारियों को डराया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, तो डर और भय की स्थिति में हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो ड्राई आउट फियर्स का मतलब है क्रिएट ए फियर फ्री इन्वायरमेंट इन या विद इन ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान के अंदर एक भय मुक्त वातावरण का निर्माण किया जाए ताकि सभी लोग मिलजुल करके और पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें। फिर ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन एरियाज, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बाधाओं की समाप्ति या बाधाओं का अंत। अब संस्थान के अंदर बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, लीडर होता है, कस्टमर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, कम्युनिटी होती है, तो बहुत सारे होते हैं, सरकार के साथ गवर्नमेंट रिलेशंस होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इन दोनों पक्षों के, किन्हीं दो पक्षों के बीच तमाम तरह की बाधाएं या मतभेद आ जाते हैं, चाहे वो मतभेद कर्मचारी और नियोक्ता के, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के बीच हो, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी के बीच हो, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के बीच हो। तो उनका कहना था या इंस्टीट्यूट और शेयर होल्डर्स के बीच हो, इन्वेस्टर्स के बीच हो, सप्लायर्स के बीच हो। तो इनका कहना था कि इन सभी के बीच, इनके मध्य, यानी मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं, मुख्य रूप से एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ये सारी जो चीजें होती हैं, इनके मध्य हर तरह की बाधाओं का अंत किया जाना चाहिए, बाधाओं की समाप्ति करनी चाहिए, बाधाओं को तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन और सप्लायर के बीच समस्या है तो उससे क्वालिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो वहां पर समस्या आएगी। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि ये जो बैरियर्स ब्रेकडाउन्स की हम बात कर रहे हैं, उसको तोड़ा कैसे जाए, तो उनका कहना था कि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो ब्रेकडाउन्स है, आपको जो है बैरियर्स ब्रेकडाउन्स की बात की जा रही है, इसको थ्रू कम्युनिकेशन। यहाँ पर उन्होंने एक संप्रेषण को ही सबसे महत्वपूर्ण माना कि बातचीत के द्वारा सभी पक्षों के बीच, जो भी हमने पक्ष चर्चा किए मानवीय संदर्भों में, उन सभी के बीच एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर संवाद होते रहना चाहिए, और उस संवाद के द्वारा हम उनके बीच तमाम तरह की बाधाओं को या सभी तरह की बाधाओं को हम तोड़ सकते हैं या हमें तोड़ना होगा। अब है एलिमिनेट द स्लोगन एम्ड स्लोली इन द वर्कप्लेस। स्लोगन का मतलब आप समझते हैं नारा, अर्थात जो नारा केंद्रित व्यवस्था होती थी। पहले क्या होता था कि जो कार्यस्थल होते थे वहां पर तमाम तरह के स्लोगन चलते थे, टैगलाइन चलती थी। इनका कहना था कि इस चीज को समाप्त किया जाए, इस चीज को एलिमिनेट किया जाए, कम किया जाए, जो नारा केंद्रित व्यवस्था है कार्यस्थल पर उसको समाप्त किया जाए। उनका कहना था कि ये जो स्लोगन होते हैं, नारा होते हैं, ये कभी भी हेल्प नहीं करते, बल्कि ये नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, कर्मचारियों को प्रेशराइज करते हैं, उनके बीच जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध सहयोगात्मक जो भावना है उसका विकास करते हैं, गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर फील कराते हैं। तो उनका कहना था कि ये जो नारा केंद्रित व्यवस्था है कार्यस्थल पर, इसको बंद किया जाए। फिर एलिमिनेट न्यूमेरिकल टारगेट गोल सिस्टम, जो संख्यात्मक लक्ष्य कि भाई आप इतना टर्नओवर करो, आपको इतना बनाना है, तो ये जो लक्ष्य है उन्होंने कहा कि संख्या केंद्रित जो लक्ष्य है उनको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संख्या केंद्रित लक्ष्य भी जो है वो क्वालिटी के लिए
बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब संख्या होता है तो वो संख्या पर पहुंचने के लिए, कि जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आज आपको 500 पेज लिखना है, तो आप क्या करोगे? अगर आपसे कहा जाए कि 500 पेज लिखोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर आप क्या करोगे? वो 500 पेज लिखने के बारे में आप प्रयास करोगे, बल्कि वो 500 पेज किस राइटिंग में आप लिख रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी है, कितना सिस्टमेटिकली है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप उसको जैसे तैसे 500 पेज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वालिटी के बारे में इनका कहना था कि ये जो न्यूमेरिकल गोल या न्यूमेरिकल टारगेट बेस्ड सिस्टम है, इसको समाप्त किया जाए, इसको कम किया जाए। तो यहाँ पर 3 चीजों के एलिमिनेशंस की बात आ रही है। एक जो नारा व्यवस्था है उसको खत्म करने की बात वो कह रहे हैं, एक जो संख्यात्मक लक्ष्य की व्यवस्था थी उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। फिर एलिमिनेट एनुअल रेटिंग मेरिट प्राइस टैग सिस्टम, मतलब जो अप्राइजल परफॉर्मेंस होता है वो अप्राइजल परफॉर्मेंस को उन्होंने बंद करने की बात की कि भाई हम रेटिंग करें या मेरिट बनाए कि भाई कौन सा कर्मचारी बहुत अच्छा है, कौन सा कर्मचारी बहुत खराब है। तो अच्छा, बहुत बुरा। तो जब हम कर्मचारियों को इस तरह से रेट करेंगे या उनकी परफॉर्मेंस को अप्राइज्ड करेंगे तो इससे इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी की भावना आएगी। एक जो हम एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस एक टीम से बनता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टीम से चलता है, इंडिविजुअल से नहीं चलता है। क्योंकि जब आप मेरिट सिस्टम लेकर के आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलाइजेशंस को बढ़ावा देता है। तो इनका कहना था कि संस्थान के अंदर ये जो रेटिंग है या मेरिट सिस्टम है इसको बंद किया जाना चाहिए कि फला डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इनका खराब था। इसी यानी वो जो नंबरिंग है ये बंद करनी चाहिए। जिस तरह से इवैल्यूएशन में हम ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर के आए तो उनका कहना था कि यहाँ पर ग्रेडिंग हो सकती है, लेकिन ये रेटिंग या मेरिट सिस्टम नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं ना कहीं जो एक ऑर्गेनाइज्ड होल हमें चाहिए, एक हार्मोनाइज सिस्टम चाहिए, उसको अचीव करने में ये हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता। फिर मिनिमाइज द कास्ट वर्किंग विद अ सिंगल सप्लायर। इनका कहना था कि अगर आप अपने चूंकि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी की अपनी एक कास्ट होती है, तो उस कास्ट को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने कहा कि आप एक सिंगल सप्लायर के साथ ही काम करें। बहुत बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल सप्लायर्स को हायर कर लेते हैं, क्योंकि सप्लायर्स के साथ भी रिलेशन बनाए रखना, उनके साथ उनकी नीड को फुलफिल करना अपने आप में एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। तो इनका सजेशन था कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल सप्लायर के साथ ही काम करना चाहिए, जिससे उसको आर्थिक जो दबाव है उससे वो बच सकता है। तो आई होप कि आपको ये जो 14 पॉइंट्स में से ये 12 पॉइंट्स थे वो समझ में आ रहे होंगे। इनको थोड़ा सा विस्तार से सोचने की जरूरत है। अगर हम इनको विस्तृत परिप्रेक्ष्य में, केवल हमने आपके साथ केवल पिन पॉइंटेड डिस्कशन किया है, इन पर बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बारे में डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जिस इंटेलेक्चुअल लेवल पर हैं हम स्वयं भी इन दिए गए बिंदुओं के सापेक्ष एक अपना चिंतन विकसित कर सकते हैं। तो इन 14 पॉइंट्स में से इन 12 पॉइंट्स को आप थोड़ा सा डिटेल में जाकर के थोड़ा सा आत्मबोध करिएगा, आत्मचिंतन करिएगा, तो बहुत गहराई से आपको इनके वो जो सजेशंस है वो समझ में आएंगे। तो अब जो रिमेनिंग 2 सजेशंस है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने तीसरा जो 13 नंबर का जो सजेशंस था वो था विगोरस प्रोग्राम ऑफ vigorous program of education and training। और चौथा है टेक एक्शन
to accomplish the transformation. तो यहां पर है विगोरस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या यहां पर इम्प्रूवमेंट का शब्द भी कह सकते हैं। मतलब शिक्षा और सुधार हेतु एक वृहत कार्यक्रम आयोजित किए जाए। और दूसरा, टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की पूर्ति हेतु प्रयास, या परिवर्तन पूर्ति हेतु प्रयास, टेक एक्शन टू अकॉम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन। अब विगोरस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि संस्थान के अंदर शिक्षा और सुधार हेतु एक विस्तृत कार्य योजना होना चाहिए, अर्थात संस्थान को एक एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दो बातें हैं यहाँ पर, एक एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट की बात होती है और एक जॉब होपिंग के बारे में बात होती है। इन दोनों चीजों को यहाँ से जरा समझने की कोशिश करिए। एक होता है एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है जॉब होपिंग। दो चीजें जरा समझिए। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी के लिए एम्प्लॉयज का परमानेंट एम्प्लॉयज बहुत जरूरी होते हैं। अगर कोई संस्थान अपने कर्मचारियों के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रखती है, और वो भी ऐसे कर्मचारियों के साथ जो एक बहुत रिलायबल है और फेथफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब तक वो संस्थान कभी भी क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता। अगर आप देखें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज की बात कर लें, किसी स्कूल की बात कर लें, जब उस अच्छे टीचर आए लेकिन वो उन्होंने 1-2 साल पढ़ाया और उसके बाद वो चले गए, अच्छे टीचर टिक ही नहीं पा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे वो, या संस्थान वो रोक ही नहीं पा रहा, तो क्या आपको लगता है कि वो स्कूल बहुत सक्सेस या बहुत क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लेकिन आप विजिट करें जाकर के और किसी भी सक्सेसफुल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जाकर देखें, जरा उसके मूल में जाकर के आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो जो सक्सेस है उसकी, उस सक्सेस में उसके टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, और विशेष रूप से वो टीचर्स का योगदान है जो बहुत लंबे समय से या प्रारंभिक समय से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर अच्छे टीचर्स ने जब भी साथ छोड़ा, कोई एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाता है। तमाम बड़ी बड़ी आप कोचिंग को देखते हैं, तो और वो लोग छोड़ते क्यों हैं? जॉब होपिंग जिसे कहा जाता है, यानी जो लोग ट्रांसफर करा लेते हैं या क्विट कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत होता है, आज यहां पर जॉब, कल वहां इस्तीफा, कल वहां वहां। लेकिन जो पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कह दें मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी या सीईओ लेवल का अगर कर्मचारी रोज चेंज किया जाएगा तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल सक्सेस गेन कर पाएगा? नहीं गेन कर पाएगा। तो जॉब होपिंग का मतलब है कि आपको इस चीज को रिड्यूस करना है। जॉब होपिंग को आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है। और एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट को आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। बहुत दफा
कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं संस्थान को लेकर के, लेकिन अगर कर्मचारी को ये महसूस हो रहा है कि ये संस्थान उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रगति के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है, चाहे वो उसकी अपनी आर्थिक संदर्भों की प्रगति हो या फिर उसका अपना व्यवसायिक उन्नति, अगर उसको व्यक्तिगत व्यवसायिक उन्नति के भी अवसर किसी संस्थान में दिखलाई पड़ते हैं तो वो उस संस्थान के साथ अपने संबंधों को सतत बनाए रखता है। तो इसका मतलब है कि एक संस्थान को एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा, शैक्षिक कार्यक्रम रखाने होंगे ताकि कर्मचारियों को कि अपनी व्यक्तिगत व्यवसायिक उन्नति के भी पर्याप्त अवसर समय समय पर उपलब्ध होते रहें। और दूसरा, उसे जॉब होपिंग को रिड्यूस करना होगा, अर्थात उसे वो सारे प्रयास करने होंगे भाई, उसे उस तरह के तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ेगा जिससे उसके अच्छे कर्मचारी उस संस्थान के साथ अपने संबंधों को ना तोड़े और संस्थान के साथ एक लंबी यात्रा तय करें। तो इसके लिए संस्थान को प्रयास करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य वही चीज है कि यहाँ पर ह्यूमन को डेमिंग महोदय बहुत दफा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब तक की जो चर्चा है उसका अगर हम सार निकालेंगे तो यही है। तो जो ह्यूमन बीइंग है उसको आप एक करेंसी समझिए, तो करेंसी की तरह उसका इस्तेमाल करिए। मतलब उसको, करेंसी का मतलब है कि उसको निर्जीव मत माने, लेकिन वो आपकी एक बहुत बड़ी पूंजी है, तो उसको पूंजी के रूप में रखिए, उसको मशीन के रूप में ना समझे। यही इन 14 पॉइंट्स का सार निकल करके आता है। एक आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, टेक एक्शन टू अकॉम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो पहले के 13 बिंदु हैं, उन 13 बिंदुओं की पूर्ति हेतु संस्थान को एक प्रॉपर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो फर्दर 13 पॉइंट्स को अचीव करने के लिए या उनको प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करे। तो 14वां और अंतिम बिंदु उनका यही कहता है कि प्रत्येक संस्थान को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए जो फर्दर 13 पॉइंट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करे या उनकी दिशा में सार्थक पहल करे। तो गाइस, ये 14 पॉइंट समझ में आए। अब जरा हम उनके शी सेक्शंस पर आते हैं। उनकी 7 डेडली जो डिसीजेस उन्होंने बताई ऑफ क्वालिटी की, उनकी चर्चा करते हैं। अर्थात जो 7 प्राणघातक बीमारियां हैं गुणवत्ता की, उनकी चर्चा करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इनके कंट्रीब्यूशन में। तो 7 deadly diseases of quality। तो 7 प्राणघातक बीमारियां हैं गुणवत्ता की, उनकी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। पहली है लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी of purpose to plan and delivery of products or service। दूसरी बात emphasis on short-term profit, performance appraisal, चौथा mobility of top management,
मैनेजमेंट बाय यूज ऑफ विजिबल फिगर एक्सेसिव कॉस्ट या एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट या इसी को हम लोग सिक कॉल कहते हैं। और सातवीं है एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। तो ये सात उन्होंने बीमारियों के बारे में बात की है, डेडली डिसीजेस माना है इनको क्वालिटी के लिए। तो जरा इन सातों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ प्लान पर्पस टू प्लान एंड डिलीवरी, यानी योजना और वितरण के लिए किसी भी उत्पाद या सेवा की वितरण और उसके योजना के लिए स्थायी उद्देश्यों का अभाव, अर्थात उद्देश्य रहित ढंग से संस्थान ने, चूंकि उस समय हमने कहा था कि उस समय मात्रा पर ज्यादा फोकस किया जाता था, तो सारे जो उद्देश्य होते थे वो उसके संदर्भ में होते थे। केवल प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के बारे में बात की जाती थी, उसकी सेलिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस नहीं किया जाता था। तो जिससे जो है जो कास्ट ऑफ सर्विस या जो कास्ट ऑफ गुड्स होता था वो बहुत इंक्रीज करता था, क्योंकि प्रोडक्शन हो करके हर चीजें डंप हो जाती थी। तो यहाँ पर उनको कहना था कि एक तैयार सामान या सेवा के वितरण हेतु एक कार्य योजना, एक निश्चित कार्य योजना से संबंधित उद्देश्यों की कमी थी, क्योंकि ज्यादातर जो उद्देश्य जो फोकस पॉइंट था वो उत्पादन पर था। तो उनका कहना था कि उत्पादन के साथ साथ उसके वितरण और उसके विक्रय को लेकर के भी एक निश्चित कार्य योजना होनी चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य होने चाहिए, जो कि होते नहीं है। तो अगर आपके पास केवल उत्पादन के संदर्भ में उद्देश्य है, तैयार माल के विक्रय और उसके वितरण को लेकर के आपके पास एक कार्य योजना नहीं है, तो निश्चित रूप से आप कभी भी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपका कस्ट ऑर्डर आ जाएगा, आप सही समय पर अपनी डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, जो डिलीवरी है वो बहुत डिले होगी, आपका पेमेंट फंसेगा, तमाम ऐसी चीजें होंगी कि जिससे आपकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। फिर है एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। जब आप क्वालिटी, हमने कहा ना कि क्वालिटी क्या है, एक लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में, अगर छोटे छोटे लाभों के बारे में बात पर ज्यादा तवज्जो देंगे, तो आप कभी भी गुणवत्ता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी के लिए क्वालिटी एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होती है कि आज आपने कुछ क्वालिटी के लिए काम किया और सुबह सब कुछ सही हो जाएगा। तो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक बहुत एक स्लो मोशन में चलने वाली प्रोसेस और धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ज्यादा जो है बल दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गुणवत्ता को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाएगी, उसके लिए डिजास्टर बनेगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब यहाँ पर निष्पादन मूल्यांकन की बात की जाती है। जब हमने उनका 14 डिस्कस किया था, 14 पॉइंट डिस्कस किया था, तो उसमें उन्होंने एलिमिनेशन ऑफ एनुअल रेटिंग, ग्रेडिंग, मेरिट सिस्टम की बात को समाप्त करने की बात की थी। तो वहीं से ये एक समस्या निकल करके आई, वहीं की एक बीमारी है कि हमें कर्मचारियों का जो निष्पादन मूल्यांकन है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्मचारियों का निष्पादन मूल्यांकन करते हैं, अगर मान लीजिए एक टीचर, एक कॉलेज है या कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने टीचर्स के बीच इवैल्यूएशन करेगा, तो टीचर्स में आपस में मतभेद उत्पन्न होगा, एक दूसरे के प्रति इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी का भाव आएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो एक टीम स्पिरिट है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसी वजह से उन्होंने
संस्थान के अंदर कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन को लेकर के जो राय थी उनकी वो बिल्कुल भी नकारात्मक थी। उनका कहना था कि गुणवत्ता या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक सफलता समूह से आ सकती है, व्यक्तिकरण से नहीं, क्योंकि जो मूल्यांकन है वो व्यक्तिकरण को बढ़ावा देता है, इंडिविजुअलाइजेशन कराता है। इसलिए उन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल को बारे में जो है वो जो उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, एनुअल रेटिंग सिस्टम, उसको नकारने की बात की थी। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एक बहुत एक मेजर डिसीज है क्वालिटी की। फिर है मोबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। हमने कहा ना कि उसी जॉब होपिंग के बारे में बात की जा रही, इसकी को हम क्या कहते हैं, जॉब होपिंग, या इसी को हम लोग ट्रांसफर कहते हैं। मतलब लोगों का स्थानांतरण या लोगों का क्विट कर जाना। तो जो टॉप मैनेजमेंट, हमने कहा ना कि अगर मैनेजर या सीईओ लेवल के या एमडी लेवल के लोग अगर मोबिल यानी वो लोग अगर एक स्थान से दूसरे चले जाएंगे, मोबिलाइज कर जाएंगे, अगर वो ट्रांसफर करा लेंगे या छोड़ देंगे, तो ये बहुत बड़ी, चलिए निचले तबके का 4th क्लास एम्प्लॉई है या क्लर्कल लेवल का कर्मचारी है, वो ट्रांसफर ले रहा है या वो जॉब छोड़ करके जा रहा है, तो इससे संस्थान की गुणवत्ता पर या संस्थान की कार्यप्रणाली पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब कोई उच्च अधिकारी या कोई बड़े स्तर का कर्मचारी, कोई बहुत जवाबदेह कर्मचारी, बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी जब संस्थान को छोड़ता है, तो वो संस्थान की गुणवत्ता के लिए और उस संस्थान की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपने सीई को मनाने का, हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके पास, आप देखें कि कई दफ़ा जब बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ रिजाइन करते हैं तो कंपनीज के शेयर कोलैप्स करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको ये जो मोबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट होती है बहुत बड़ी डिसीज होती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को इसको नियंत्रित करने के बारे में या इससे हर संभव बचे रहने के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो दीर्घकालिक गुणवत्ता जो है वो सफलता की यात्रा तय करना चाहता है। फिर है मैनेजमेंट बाय यूज ऑफ विजुअल फिगर। विजुअल फिगर्स का मतलब है काउंटिंग ऑफ मनी। कभी कभी जो संस्थान होता है वो केवल उन्हीं चीजों को कंसीडर करता है जो टैंजिबल होती हैं, इन फॉर्म ऑफ फिजिकल थिंग्स होती हैं या मनी के रेफरेंस में होती हैं। तो उनका कहना है कि केवल पैसे का प्रबंधन करना या प्रबंध तंत्र के द्वारा केवल हर चीज को पैसे के दृष्टिकोण से ही देखना, ये बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि बहुत सारी अनविजिबल फिगर्स या अनविजिबल थिंग्स भी जो होती हैं उनको भी मैनेज करना चाहिए, उनको भी नोटिस करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम बात कहें कि अगर सेल डिक्रीज हो रही तो वो तो दिख गया, या सेल इंक्रीज हो गई वो तो दिख गया, लेकिन सेल इंक्रीज हुई लेकिन जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स थे उनका जो गुडविल था या उनका जो रिलायबिलिटी था, उनका जो ट्रस्ट था वो डिक्रीज हो गया, इसको हमने मेजर ही नहीं किया। तो उनका कहना था यहाँ पर कि जब कोई संस्थान केवल इन टर्म्स ऑफ मनी ही चीजों को मैनेज या इवेलुएट करने की कोशिश करता है या उनको वॉच करने की कोशिश करता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। हमें दोनों तरफ ध्यान रखना चाहिए, विजुअल फिगर्स के साथ साथ अनविजुअल फिगर्स या अनविजुअल फैक्ट्स को भी कंसीडर करना चाहिए। चाहे जैसे कि भाई हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में प्रगति की, हो सकता है प्रोडक्शन ना बढ़ा हो, लेकिन आपने प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो आप कर्मचारियों पर चिल्लाने लगे, लेकिन क्वालिटी उन्होंने इंप्रूव कर ली तो वहां पर आप उनको रिकॉग्नाइज करें, वहां पर रिवॉर्ड दें। तो मैनेजमेंट ओनली मैनेजमेंट बाय यूज ऑफ वेरिएबल फिगर्स का मतलब है कि केवल इन टर्म्स ऑफ मनी ही चीजों को कंसीडर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो इनविजिबल चीजें हैं उनको भी मैनेजमेंट में कंसीडर करना चाहिए। फिर है एक्सेसिव मेडिकल कास्ट, या जिसे हम सिक कॉल कहते हैं। सिक कॉल का मतलब है टू इन्फॉर्म टू द ऑफिस कि टुडे आई एम एब्सेंट ड्यू टू पुअर हेल्थ। मतलब हम सभी जानते हैं कि कभी कभी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं अचानक फोन करते हैं कि सर आज हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिक कॉल कहते हैं।
तो यहाँ पर इनका कहना था कि ये जो एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट है, ये भी क्वालिटी की एक बहुत बड़ी बीमारी है। चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करता है, हेल्थ केयर पर पैसा खर्च करता है, कर्मचारियों का इंश्योरेंस करवाता है, उनके लिए एक प्रॉपर काउंसलर रखता है। तो एम्प्लॉयज़ काउंसलिंग, उनके हेल्थ केयर, उनके इंश्योरेंस और उनका वो जो मेडिकल लीव है, इस पर बहुत ज़्यादा जो है इनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। इसको भी आपको नियंत्रित करना होगा अगर ये एक्सेस होती हैं, क्योंकि जब आपके मोस्टली कर्मचारी क्या है, मेडिकल लीव पर चले जाते हैं। आए दिन आपके 10-15 कर्मचारी, 10-15 टीचर्स जो है वो छुट्टी पर रहते हैं, मेडिकल छुट्टी पर लिए रहते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो संस्थान की कार्यप्रणालियाँ हैं या जो संस्थान का जो मैकेनिज्म है, उसकी जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है वो इफेक्ट करेगी। तो आपको क्या करना है, ये जो चिकित्सा व्यय है या जो चिकित्सा लागत है, इसको अधिक नहीं होने देना है। तो ये जो चिकित्सा लागत की अधिकता है, ये भी एक डेडली डिसीज है क्वालिटी की। फिर दूसरी है एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है हमारी देनदारी। तो अधिक देनदारी की या अधिक देनदारी लागत हम कह सकते हैं। अब देनदारी का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी जो है वो एक्सपर्ट्स को हायर करती है, वो लॉयर्स को हायर करती है, वो सीए को हायर करती है, सीएस को हायर करती है। तो तमाम तरह के वो लीगल एडवाइजर्स को रखती है। तो वो जो कंटिजेंसी फीस पे करनी पड़ती है वकीलों को, सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सीएस को, चार्टर्ड सेक्रेटरीज को, तो इन सब पर वो जो कंटिजेंसी फीस होती है, इसको ये बहुत अधिक अगर है या इस पर बहुत अधिक कर्मचारी जो है संस्थान खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, कंटिजेंसी फी की बात हो रही है यहाँ पर। और वो कंटिजेंसी फीस चाहे वो लॉयर्स की हो, चाहे सीए की हो, चाहे सीएस की हो या किसी लीगल एडवाइजर की हो, उन सब चीजों के लिए है। तो ये 7 उन्होंने डिसीजेस के बारे में बात की, जिसमें से परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ध्यान रखने वाली है, मोबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय यूज ऑफ विजिबल फिगर, एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट और एम्फेसिस ऑन सर्टेन प्रॉफिट। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो क्वालिटी को लेकर के बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती हैं गुणवत्ता पर। तो इसको नियंत्रित करने की हमेशा कोशिश की जानी चाहिए। तो ये था सी सेक्शन। इसके बाद जो चौथा पॉइंट था वो था डेमिंग साइकिल, जिसे हम पीडीसीए साइकिल कहते हैं। इसको हम लोगों ने पहले की क्लास में भी पढ़ रखा है। फिर इसके बाद एसपीसी है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, जो स्टैटिक्स है, क्वालिटी एश्योरेंस की। इसके बारे में जब लोगों ने सिक्स सिग्मा पढ़ा था तो उसमें बताया था कि उसमें तमाम तरह की जो है वो रिग्रेशन है, इकाई परीक्षण है, नोवा है, ये तमाम तरह की स्टैटिक्स होती हैं जिनके द्वारा हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एसपीसी क्या है? इज द स्टैटिस्टिकल फॉर्म ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस को पढ़ लीजिए और एसपीसी के अंतर्गत जो सांख्यिकी आती है दोनों को पढ़ लीजिए। तो एसपीसी का जो कॉन्सेप्ट है डेमिंग का, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा एडवर्ड डेमिंग का कंट्रीब्यूशन। एक लास्ट चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एक इंडियन गुरु के बारे में बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है सी.के. प्रहलाद। सी.के. प्रहलाद का जो पूरा नाम है वो है कोयम्बटूर कृष्णाराव प्रहलाद। तो सी.के. प्रहलाद या कोयम्बटूर कृष्णाराव प्रहलाद कह सकते हैं। इनका जो बर्न हुआ वो हुआ 8 अगस्त 1941 को तमिलनाडु में।
इनकी जो डेथ हुई 16 अप्रैल 2010। इनकी जो एजुकेशन है वो है यूजी फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, पीजी IIM अहमदाबाद, और काम इन्होंने किया वर्क्स एज अ प्रोफेसर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो और ये जो नेशनैलिटी है इनका, जो इनकी जो राष्ट्रीयता है वो इंडियन है। तो इनका भारत भी आना जाना रहा, भारत से भी इनका बहुत सारा, लेकिन इन्होंने अपनी जो जो कर्मभूमि चुनी वो यूएस को चुनी थी। अमेरिका में ज्यादा समय इन्होंने व्यतीत किया, यूएस में रहे। तो एक इंडियन अमेरिकन कह लीजिए इनको। तो श्री के प्रहलाद जो थे वो भारत के बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे, और 2009 में इनको पद्मश्री भी दिया गया, भारत का जो नागरिक सम्मान है। और 2009 में ही इनको विश्व के टॉप 50 बिजनेस थिंकर्स में जो है वो स्थान दिया गया था टाइम मैगजीन के द्वारा। तो दो बातें इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि 2009 में इन्हें वर्ल्ड के टॉप 50 यानी विश्व के 50 शीर्ष जो 50 बिजनेस थिंकर्स हैं उसमें से इनको स्थान दिया गया था। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने कुछ वर्ल्ड फेमस बुक्स लिखी हैं, और उन वर्ल्ड फेमस बुक्स में से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए या जाननी चाहिए, जो पता होनी चाहिए। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस इनकी किताबों से झलकता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस पर ही सीधे आते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो इनकी जो बुक्स हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो पहली बुक्स थी वो थी द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, 1996 में इन्होंने पहली किताब लिखी। कि दूसरी जो इनकी सबसे फेमस किताब है वो है द फॉर्चून at the bottom of the pyramid। तीसरी जो इनकी फेमस बुक है वो है द फ्यूचर ऑफ कंपटीशन। और जो इनकी आखिरी बुक है वो फेमस है वो है न्यू एज ऑफ इनोवेशन, जो उन्होंने 2009 में लिखी। क्लियर? तो ये इनकी वर्ल्ड फेमस किताबें हैं। खैर किताबें तो हम पढ़ नहीं सकते, ना हमें पढ़ना है, लेकिन इन किताबों में जो इन्होंने मुख्य रूप से जो बातें कही हैं, जरा उन बातों में से हम चर्चा करते हैं। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें कि हमारे सिलेबस में
केवल सी के प्रहलाद ही रखे गए हैं, लेकिन केवल सी के प्रहलाद ही इंडियन क्वालिटी गुरु नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें से दो नाम पढ़ने आपको पता होने चाहिए। एक है पीसी महलानोबिश, जो 5 ईयर प्लान था भारत का, या भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो उनके विकास में, उनके इन्वेंशंस में पीसी महलानोबिश का बहुत बड़ा योगदान था, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो उसमें है। और दूसरा आरवी रामचंद्रन, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। फिर है जनक मेहता, उनका भी बहुत बड़ा। तो ये मेहता हुए, महलानोबिश हुए, रामचंद्रन हुए, ये सब भी बहुत फेमस इंडियन क्वालिटी गुरु हैं। इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में सी के प्रहलाद हैं, इसलिए हम केवल चर्चा उन्हीं की करेंगे। तो अब हम ये जो उनकी 4 बुक है, उन 4 बुक्स में से जो उन्होंने फेमस, जो उनके एक तरीके से कोट्स कह लीजिए या उनके पंच कह लीजिए, जो उनके जो एक तरीके से क्रांतिकारी थॉट थे, हम उनको कंसीडर करते हैं। तो जरा इन तमाम बुक्स में से वो थॉट्स निकालते हैं, जो थॉट्स इनको एक विश्व स्तरीय मैनेजमेंट गुरु के रूप में स्थापित करते हैं। तो पहली चीज उन्होंने कही कि यू मस्ट इमेजिन ए डिफरेंट इंडिया if you want to build a different India. बहुत फेमस इनका एक स्टेटमेंट था, यू मस्ट इमेजिन अ डिफरेंट इंडिया इफ यू वांट टू बिल्ड अ डिफरेंट इंडिया। यदि आप भारत को एक अलग भारत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक अलग भारत की कल्पना भी करनी होगी। तो एक अलग भारत की कल्पना से ही आप एक अलग भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो ये उनका एक फेमस टैग है। दूसरा इन्होंने कहा कि एवरी कस्टमर इज यूनिक। प्रत्येक ग्राहक अद्वितीय है या यूनिक है। जो तीसरी बात उन्होंने कही, उनका जो कॉन्सेप्ट आया जो फेमस है, वो था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इसको याद करते हैं अभी क्या आता है इनका जो टैग है। एक और बात इन्होंने कही कि द एंटीडोट ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी इज organizing poor peoples। फिर उनका कहना था स्टॉप थिंकिंग poor is a victim or burden। Human being
are new form of करेंसी। तो ये कुछ बातें थी जो उन्होंने अपने सिद्धांत में कही। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कॉमर्स की बात उन्होंने की थी यहाँ पर। तो ये उनके जो थॉट्स थे, इन थॉट्स से श्री के प्रहलाद की जो चिंतनशीलता है, जो उनका विचारशीलता है, वो हमको पता चलता है। जैसे पहले की चर्चा तो हमने कर ली। दूसरा उनका कहना था कि एवरी कस्टमर इज यूनिक, प्रत्येक ग्राहक अद्वितीय है। अमूमन हम क्या करते हैं, हम एक एक कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन के बाद हम कहते हैं कि 2-4 लोग अगर नाराज होकर के भी चले जाते हैं, कि 2-4 स्टूडेंट्स आए और वो अनसेटिस्फाइड होकर के भी चले गए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इनका कहना था कि अगर एक भी व्यक्ति असंतुष्ट हो गया, एक भी ग्राहक आपके सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से अगर अनसेटिस्फाइड है या दुखी है, तो वो जाकर के बैड मार्केटिंग करेगा और इससे आपकी संस्थान को बहुत नुकसानदेह होगा। तो संस्था को अपने एक एक कस्टमर्स की जो है की महत्व को स्वीकार करना होगा। हर कस्टमर्स को उतना ही महत्व देना होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्मॉल परचेजर हो या फिर बल्क परचेजर हो। फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कॉमर्स की बात की थी। ये बहुत इनका वर्ल्ड फेमस एक कॉन्सेप्ट था, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कॉमर्स में इन्होंने माइक्रो की बात की थी। एक्चुअल में अभी तक क्या हो रहा था, माक्रो प्रोडक्शन, माक्रो सप्लायर, माक्रो कस्टमर, माक्रो इन्वेस्टर, माक्रो डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बारे में बात की जा रही थी। यहाँ पर इन्होंने हर चीज को क्या किया, माइक्रो में कन्वर्ट कर दिया। यानी माइक्रो कस्टमर, माइक्रो सप्लायर, माइक्रो प्रोडक्शन, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर, माइक्रो इन्वेस्टर्स, मतलब छोटे से छोटे। अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो आपको एक छोटे से छोटे, यानी आपको एक इंडिविजुअल लेवल तक फोकस करना होगा, छोटे छोटे। जैसे कि अगर आपको इन्वेस्टर चाहिए तो इन्वेस्टर्स का मतलब वो नहीं जो आपकी कंपनी में करोड़ों रुपए लगाए, बल्कि जो छोटे छोटे लोग हैं, अर्थात म्यूचुअल फंड से के थ्रू 10-10 रुपए के इन्वेस्टर्स आप लाइए। जो छोटी पूंजी वाला वो भी आपका इन्वेस्टर बने। जो ऐसा नहीं कि जो आपके 100 पीस परचेज कर रहा है वही आपका बायर है, अगर वो 1 पीस भी परचेज कर रहा है तो माइक्रो जो परचेजर है, माइक्रो सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये इनका कहना था कि हर चीज को जो है वो डेमोक्रेटाइज किया जाए, लोकतांत्रिक बनाया जाए और चीजों को जमीनी स्तर या एकदम ग्राउंड लेवल तक लेकर के जाया जाए। तो इनका ये जो विचार था वो बहुत फेमस हुआ और इसको जब बिजनेस में लागू किया गया तो आप देखें कि आजकल बड़ी से बड़ी जो कंपनी है वो गांव और सुदूर कस्बों और सुदूर ग्रामीण अंचल तक अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के जाने की कोशिश कर रही है। अर्थात वो उनका जो फोकस है वो माक्रो पर नहीं बल्कि माइक्रो लेवल तक पहुंच गया है। तो वो इन्हीं के इस विचार से संभव हुआ। फिर टू एंटीडोट द पॉवर्टी इज ऑर्गेनाइजिंग पीपल, मतलब गरीबी का जो एंटीडोट है वो है गरीबों का संगठन। अर्थात आप गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं तो आपको गरीबों को संगठित करना पड़ेगा, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज संगठन से ही उनकी गरीबी खत्म हो सकती है। आप एक एक गरीब को कि व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी नहीं खत्म कर सकते। तो गरीबों की अगर गरीबी आपको समाप्त करना है तो उनको संगठित करना होगा और उनकी संगठन का मतलब है कि उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड करना होगा। आप देखें कि आजकल का जो एक कोरोना की वजह से स्थितियां हैं तो उसमें आप देखें कि इसी ऑर्गेनाइजेशन की ना होने की वजह से बहुत सारी सरकार की जो फैसिलिटी है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही। तो उनको किसी सिस्टम से जोड़ा जाए, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, तभी आप पॉवर्टी को या गरीबी को खत्म कर सकते हैं। तो इनका कहना था कि गरीबी का पहला, जब तक गरीब बिखरा हुआ होगा उसकी गरीबी आप नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक देश है, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बड़ा जनसंख्या वाला देश है। जब तक यहाँ संगठित नहीं होंगे तब तक आपकी सेवाएं, आपकी जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर है स्टॉप थिंकिंग पुअर इज द विक्टिम आर बर्डन। आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि जो गरीब है वो अपराधी है या बोझ है, क्योंकि वो एक क्या है आपके लिए एक ह्यूमन पावर है।
तो जब तक आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि जो गरीब है वो एक तरीके का अपराधी है या अपराध है या बोझ है, तो जब तक आप गरीबों को बोझ समझेंगे, अपराधी समझेंगे, तब तक आप अपने संस्थान को या अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए आजकल सरकारें जो हैं वो गरीबों के को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो रही हैं। अपने अपने स्तर से हर सरकार कार्य कर रही है। यहाँ पर जो किसी सरकार विशेष के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन इनका सजेशन था कि हमें इस विचार को त्यागना पड़ेगा, ऐसा सोचना बंद करना पड़ेगा कि जो गरीब होते हैं और वो विक्टिम होते हैं, अपराधी होते हैं या बोझ होते हैं। फिर ह्यूमन बीइंग आर द न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी। हमने कहा कि भारत एक युवाओं का देश है, भले ही गरीब है, लेकिन हमें संस्थानों में, फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए हमको मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और भारत के पास एक यंग ह्यूमन रिसोर्स है और अपने आप में वो एक करेंसी। तो इस तरीके के विचार थे उनके, और इन्हीं विचारों की वजह से इनकी और बहुत सारे विचार हैं। हम अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते तो बहुत डीप में चर्चा करते जा करके, लेकिन एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एज एजुकेशन स्टूडेंट हमें इतना ही जान लेना पर्याप्त है सी.के. प्रहलाद के बारे में। तो सी.के. प्रहलाद क्या थे और क्या काम किया भारत में। इनको बहुत सारे सम्मान मिले, लाल बहादुर सम्मान मिला, पद्म भूषण भी मिला, बहुत सारे इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिले, लेकिन 16 अप्रैल 2010 को ये परलोकवासी हो गए। तो सी.के. प्रहलाद को ध्यान रखिए। इसके साथ साथ लेकिन पी.सी. मैलानोबिस और आर.वी. रामचंद्रन और मेहता जैसे लोगों को भी हमें भी याद रखना है इंडियन प्रोस्पेक्टिव में, जब हम मैनेजमेंट गुरु या क्वालिटी गुरु के बारे में बात करें। तो गाइस, ये थी हमारी